नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2021 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग 2020 तक देख चुके हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का आज का पहला प्रश्न दिया है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। ठीक है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। आइए पहला स्टेटमेंट इसका हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट इसका दिया है, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी कहा, जहाँ पर ऐसे स्ट्रीम आए घातक कर देता है, प्रबल कर देता है, एकमात्र, इस तरह के स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत होते हैं और यहाँ पर भी गलत है। तो जैसे ही हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है ना, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट में ए दिया है केवल बी को छोड़ करके। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दूसरे और तीसरे को भी पढ़ ही लेते हैं। दूसरा दिया है, ताम्रमल पर्यावरण में कुछ भारी वस्तुओं के निक्षालन यानी कि लिंचिंग का कारण बन सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ लिख दिया, इसलिए स्टेटमेंट सही हो गया, क्योंकि जनरलाइज नहीं किया ना कि सभी को, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। हमने देखा था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषक किन्हें रखा गया था, तो उनमें सल्फर डाइऑक्साइड भी था। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, हमारा विकल्प होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भट्ठी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हैं और पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह तेल रिफाइनरी का एक उत्पाद है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा यानी कि पावर उत्पादन के लिए करते हैं। ये भी सही है, कुछ लिख दिया ना, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो बिल्कुल होता है। ठीक है, हमारा विकल्प हो जाएगा डी। थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो देखिए, यह तेल रिफाइनरी का एक उत्पाद है, आपको पता है, पहला विकल्प हम लोगों का सही है। यह मुख्य रूप से बिजली संयंत्रों, जहाज़ों पर और औद्योगिक संयंत्रों में भाप बॉयलर के लिए उपयोग किया जाता है। वांछित चिटपिटाहट और फ्लैश बिंदु उत्पन्न करने के लिए वाणिज्यिक ईंधन तेलों को आमतौर पर अन्य पेट्रोलियम अंशों के साथ मिश्रित किया जाता है। फ्लैश बिंदु आमतौर पर मिट्टी के तेल की तुलना में अधिक होते हैं, तो इसलिए कथन 2 सही हो जाएगा। सल्फर कच्चे तेल में एक प्राकृतिक घटक है। भट्टी के तेल में सल्फर का उच्च घटक होता है जो जलने पर इसका उत्सर्जन करता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, 2020 और 2021 के पेपर में आया था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया था। ये करंट अफेयर का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हम लोगों का प्रश्न दिया है ब्लू कार्बन के बारे में। तो जैसे ब्लू कार्बन आए तो आप जान जाइए महासागरों की बात कर रहा है, उससे जुड़ी चीज़ों की बात कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा है, अभी 2-4 दिन पहले ही। ठीक है, तो पहला दिया है, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। तो यही विकल्प हम लोगों का सही होगा, क्योंकि और किसी में भी महासागरों के बारे में, समुद्रों के बारे में नहीं लिखा है। ठीक है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखिए, ब्लू कार्बन पारिस्थितिक तंत्र मैंग्रोव, ज्वारी और नमक दलदल और समुद्री घास से अत्यधिक उत्पादक तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो विशेष रूप से पौधों के भीतर और तलछट में कार्बन को स्टोर करने की उनकी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार प्राकृतिक आधार पर महत्वपूर्ण घटक के रूप में माने जाते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन का समाधान कैसे हो। वेल दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, यानी कि जहाँ मृदा ना हो वहाँ भी वो जीव पैदा रहे। पहला स्टेटमेंट दिया है फर्न। फर्न गलत है, क्योंकि ये क्रिप्टोगैमस एक पौधा है, या ऐसे कह लीजिए यह एक जीव है, पौधा रूपी जीव है, जो बिना फूल या बीजों के जीवाणुओं द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो एक जहाँ जहाँ है, हम उसको अगर डिलीट करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचेगा, हम 50-50 पर आ जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा दिया है लाइकेन। तो बिल्कुल लाइकेन सही है, क्योंकि लाइकेन 2 अलग अलग जीवों, कवक तथा शैवाल के बीच सहजीवी संबंध में रहता है। यह काफ़ी जटिल लाइफ होती है इन दोनों की आपस में, लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि इससे दोनों को फायदा होता है। ठीक है, लाइकेन में अन्य पौधों की तरह, जड़ों की तरह संरचना नहीं होती। ये पानी तथा हवा के लिए वातावरण पर निर्भर होते हैं। एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सतह का 7 से 8% लाइकेन से ढका हुआ है। इसे सतह की आवश्यकता नहीं है, यह एक अग्रणी प्रजाति है, क्योंकि वे पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीवों में से एक हैं।
ये जैव संकेतक भी होते हैं, क्योंकि जहाँ स्वच्छता रहती है वहीं पर ये निवास करते हैं। ठीक है। पशु पक्षी लाइकेन पर निर्भर होते हैं, जैसे कस्तूरी मृग। इसी तरह गिलहरियाँ घोंसले के लिए उपयोग करती हैं इसका। मसाले तथा परफ्यूम में इसका उपयोग किया जाता है। औषधि में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है। लाइकेन पार्क मुनस्राई कुमायूं उत्तराखंड में है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइकेन के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये हम लोग का सही स्टेटमेंट है। और तीसरा दिया है मास। तो मास जो है, मास अपुष्पक पादप है। यह बायोफाइटा वर्ग के इस प्रचलित पौधे में वास्तविक जड़ों का अभाव होता है और यह सामान्यतः 1 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह छायादार एवं नम जगहों पर समूहों में उगता है। यह बिना जड़ का पौधा है। ठीक है। तो बिना जड़ का ये भी है, तो इसके लिए भी हमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, मृदा विहीन स्थान पर उग सकता है। तो यह भी सही है। और चौथा दिया है छत्रक यानी मशरूम। यह सबको पता है कि मशरूम मिट्टी में उगता है, तो हमारा यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकल्प हो जाएगा हम लोगों का सी। इसी से रिलेटेड यूपीएससी ने 2022 में गुमछी मशरूम पर प्रश्न पूछा था। ठीक है। तो यह जो प्रश्न है वह 11th क्लास की एनसीईआरटी के बायोलॉजी के चैप्टर 3 से आया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। ठीक है। तो दिया है कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास और नट घास। तो लेमन घास है जो ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा लेमन घास को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, लेमन घास एक लंबी जड़ी बूटी है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुतायत रूप में पाई जाती है। लेमन घास का सर्वाधिक उत्पादन चीन और भारत में होता है। इसमें एक यौगिक सिट्रोनेला होता है जो उन गंधों को ढकने में मदद करता है जिन पर मच्छर लक्षित मेजबानों पर भरोसा करते हैं। ठीक है। 2011 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल की तीव्र गंध के कारण प्रजातियों के एक विशिष्ट श्रेणी में लगभग 95% मच्छर या तो मर गए और या तो पीछे हट गए थे। ठीक है। तो इसी तरह से आप कांग्रेस घास, एलिफेंट घास और नट घास के बारे में भी गूगल पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा उपयुक्त में से कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है। कि सबसे पहले किसे रखा जाता है श्रृंखला में। पहला स्टेटमेंट दिया है कॉपीपोड। तो देखिए, कॉपीपोड जो होता है वो छोटे क्रिस्टेशियस का एक समूह है जो लगभग हर मीठे पानी और खारे पानी के आवास में पाया जाता है। ये विश्व महासागर में प्रमुख प्राथमिक उपभोक्ता हैं। इसमें क्या पूछा है, उत्पादक हम लोगों से पूछा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करेंगे तो हम 50-50 पर आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा दिया है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया सही है, क्योंकि देखिए साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसे नीरहाला शैवाल भी कहा जाता है और यह एक सूक्ष्म जीव है जो स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के पानी में पाया जाता है और ये जीव प्राथमिक उत्पादक है जो अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। ठीक है। तो ये सही है, ये उत्पादक है। और तीसरा दिया है डायप्टम। तो ये भी सही है। देखिए, डायप्टम जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण करने वाला एक शैवाल है। यह ताजे और समुद्री जल सहित लगभग हर जलीय वातावरण में पाया जाता है और यह समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। तो ये भी सही हो जाएगा हम लोगों का। तो ऐसे में हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा बी। चौथा तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा सही है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि दूसरा, तीसरा, चौथा एक साथ हो। तो हम लोगों का आंसर बी हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा यानी कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगेन इसमें 5 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है उपयुक्त कोटों में से कौन सा सही उत्तर है, ये हम लोगों को बताना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को एक राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में अपनाया गया था। यह घोषणा 10 लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसके साथ साथ कार्य एजेंडा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है कि इसमें वनों के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है, समय रेखा इसमें दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक समय निर्धारित किया गया था प्राकृतिक वन हानि को समाप्त करने और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर खराब परिदृश्य और वन भूमि की बहाली का आह्वान किया गया था इसमें 2030 तक। ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा क्योंकि समय रेखा तय की गई थी। अब
दूसरा सही है, पहला सही है। तो ऐसे में जहाँ दोनों एक साथ होंगे उसी को रखेंगे, तो हमारा ऑप्शन तो निकल कर आ गया ए। ठीक है, पढ़ लेते हैं बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा दिया है, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने देखा कि यह प्राकृतिक रूप से स्वैच्छिक है। किसी का मन करे माने, किसी का मन करे ना माने, किसी भी तरह की कोई बाध्यता इसमें नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा दिया है, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर सरकार उसमें समर्थन नहीं करेगी, बड़ी कंपनियां समर्थन नहीं करेंगी, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पांचवा दिया है, भारत इसमें आरंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत अभी भी इसका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है। तो फिल्टर फीडर आपको पता है सीप है। आप लोग देखते होंगे जब पानी में वो सांस लेता है किस तरह से फिल्टर करता है पानी को। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा जो चारों विकल्पों के बारे में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आने वाले समय में यहाँ से किसी एक को पूछ ले। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। तो ये है फास्फोरस चक्र। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, इवन फास्फोरस चक्र के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन दिए हैं तो कभी ना कभी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया। ठीक है, इसे किस लिए बनाया गया था, आइए देखते हैं। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों को कार्बन पदचिह्नों का आकलन करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉमन कार्बन मैट्रिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव द्वारा विकसित एक प्रोटोकॉल है, जो बिल्डिंग ऑपरेशन से ऊर्जा के उपयोग और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने के लिए है। यूएनईपी द्वारा एक इमारत के कार्बन पदचिह्नों को मापने का एक सार्वभौमिक तरीका विकसित करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अभी इसी प्रश्न पत्र में डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है नाइडेरिया, दूसरा दिया है कवक और तीसरा दिया है आदि जंतु। ये पूरी तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यूपीएससी 2021 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सारा प्रश्न कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2022 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।